स्वागत है साइंस विद एम एस पाइपर। तो ये आपका अगला चैप्टर, आपका 9th क्लास की साइंस का अगला चैप्टर है परमाणु एवं अणु। अणु चैप्टर का नाम है 9th क्लास का, ये तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी के। तो इसका नोट्स हमने इस वीडियो में लेके आए हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी के सभी नोट्स हैं। इस चैप्टर का पूरा फिनिश करेंगे इस नोट्सों के माध्यम से। तो सबसे पहले करेंगे विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु पढ़ेंगे आप नोट्स में रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और दे रखा है इसमें परमाणु अणु एवं उनके गुणधर्म, आयंस क्या होते हैं, विभिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र, मोल संकल्पना। अब कह रहा भाई अगला है जो आपका हेडिंग है इसमें रासायनिक संयोजन के नियम। किन्हीं दो, तो रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं भाई, किन्हीं दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को रासायन संयोजनों के नियम कहते हैं। यानी कि इनका मतलब है कि क्या है, कि दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच जब रासायनिक केमिकल रिएक्शन होती है तो वो जो क्रिया होती है उन पे क्या है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, और उनको ही क्या कहते हैं हम, रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। अब आपके चैप्टर में क्या है, रासायनिक संयोजन के नियम कुछ दे रखे हैं। तो पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अविस्तर अनुपात का नियम, और गुणित अनुपात का नियम, और आपके पारस्परिक अनुपात का नियम, और लू से गैसीय आयतनों का नियम। तो क्या है, ये आपके कुछ ही आपका सब शॉर्ट वे में है। तो कुछ आपके कुछ नियम जो हैं आपके इस चैप्टर में दे रखे हैं कक्षा 9th के हिसाब से लेवल से। तो आप सबसे पहले अपने क्या है 1 2 3 4 5 रूल्स हैं आपके, और सबसे पहला जो है इसमें आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपका ये चैप्टर में सॉल्यूशन में क्या है, इस नोट्स के माध्यम से आपके चैप्टर में ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपकी 9th के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का उदय या विनाश संभव नहीं है। ये नियम है आपका, इस नियम के क्या है, द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है, द्रव्यमान का ना तो उदय है या ना ही विनाश संभव है। अब कह रहे हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस नियम का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की प्रॉपर्टीज़ हैं। और अब कह रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पाद के द्रव्यमान जोड़ के बराबर होता है। कहने का मतलब है किसी पदार्थ का जो रिएक्टेंट होता है उसका जोड़ जो होता है उसकी सदैव क्रिया के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी कि मतलब A+B एक है आपका पदार्थ, या फिर रिएक्टेंट कह सकते हैं, अभिकारक कह सकते हैं। और इसका जो जब सॉल्व होगी रिएक्शन तो इसका जो उत्पाद बनेगा उसका जो द्रव्यमान होगा इनका उत्पाद का, तो वो बराबर होगा। कहने का मतलब है रिएक्टेंट और उत्पाद यानी कि अभिकारक और अभिक्रिया उत्पाद का जो द्रव्यमान होता है वो सदैव क्या है, संरक्षण रहता है, यानी कि बराबर रहता है। इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज है आपका, तब क्या है आपने A+B = AB यानी कि रिएक्टेंट का योग होता है इसके क्या है, उत्पाद के बराबर होता है। अब क्या है, इसको कुछ समीकरण के हिसाब से समझेंगे। तो क्या है MA, आपका MA का द्रव्यमान है प्लस MB। तो यार M क्या है भाई, यहाँ पर MB का द्रव्यमान है इक्वल, टोटल की बात करेंगे टोटल द्रव्यमान A × B, यानी M टोटल द्रव्यमान है, यानी कहना मतलब है A का द्रव्यमान, B का और AB का द्रव्यमान जो रखा है अपने देख नजर आ रहा है, देख लियो द्रव्यमान। तो 2S2। तो क्या है, नहीं आप समीकरण के साथ समझ सकते हैं MA + MB = टोटल MAB। तो क्या है, द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान इसमें संरक्षण है, तो इसमें एक रिएक्शन दे रखा है, इसको पढ़ेंगे। 2S2 नहीं गैस अवस्था में है प्लस O2 गैस अवस्था में इक्वल, दोनों को जोड़ा तो 2H2 क्या है, रिएक्शन सॉल्व होने में क्या बना 2H2O। और आप बात करेंगे इसके द्रव्यमान की, तो क्या है दो, क्या है इसका दो अणु इसके हाइड्रोजन के लिए हैं, तो 2 दूनी 4 ग्राम क्या है हाइड्रोजन है यहाँ पर। और बात करेंगे O2, तो O2 की आपका 16 होता है परमाणु भार, और इसका 2 क्या है इसके अणु हैं, तो क्या है 16 दूनी 32 ग्राम। तो टोटल रिएक्टेंट की बात करें तो कितना है आपका इसमें, यानी कि 36 ग्राम है रिएक्टेंट। और भाई अब बात आती है इधर की साइड यानी प्रोडक्ट की तरफ, तो 2H2 दे रखा है, तो 2 × 2 लगाएंगे। आपने हाइड्रोजन का कितना है 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 है, 16 और 18 कितना होता है 16 और 2 होता है आपका 18, और 18 × 2 जो दे रखा है आपके लिए वाली रिएक्शन, तो क्या है टोटल 36, यानी कि परमाणु द्रव्यमान कहा इस प्रकार, ये आपका एक इस द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या है उदाहरण है। तो क्या है इसमें 36 ग्राम आपका उत्पाद है और इतना ही क्या आपका द्रव्यमान। तो यहाँ पर इस क्रिया से होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये क्रिया पूर्ण पालन कर रही है। तो ये इसी प्रकार आपका एक प्रश्न भी है इसमें,
प्रश्न क्या है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 6.0 ग्राम एथेनॉइक अम्ल अभिक्रिया होती है और 2.2 जी कार्बन डाइऑक्साइड और 8.2 ग्राम सोडियम एथेनॉइट है एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संचय के नियम का सिद्ध करता है। तो आप क्या है एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन है, तो क्या है इसको क्या है अभिक्रिया दे रखी है, उसका द्रव्यमान की वैल्यू दे रखी है और आपको सॉल्व करना है कि एलएस साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी द्रव्यमान उसका संचरण है या फिर दोनों बराबर हैं। तो इसको क्या है सॉल्व करेंगे। तो भाई सबसे पहले क्या है रिएक्शन उतारा है इन्होंने, सोडियम कार्बोनेट एथेनॉइक अम्ल लिख लिया, पदार्थ है ये, और इसका सोडियम एथेनॉइट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल यानी कि जल निकलेगा, तीन जो इसमें क्या है प्रोडक्ट निकल के आएंगे, सोडियम एथेनॉइट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल उत्पाद बना। और द्रव्यमान संचरण के नियमानुसार यानी कहने का मतलब सोडियम कार्बन का द्रव्यमान प्लस एथेनॉइक अम्ल द्रव्यमान इक्वल सोडियम एथेनॉइट का द्रव्यमान प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान और जल का द्रव्यमान। तो अब क्या है समस्त वैल्यू क्या है, समस्त वैल्यू क्या है पुट करेंगे। तो आपको सोडियम कार्बन का द्रव्यमान दे रखा है 5.3 ग्राम और आपको दे रखा है एथेनॉइक अम्ल का 6.0 ग्राम और इक्वल में आपके लिए निकल के आया आपका, तो सोडियम एथेनॉइट का द्रव्यमान जो है 8.2 ग्राम प्लस और कार्बन डाइऑक्साइड का आपका 2.2 ग्राम और आपका जल का कितना है 0.9 ग्राम। क्या है सवाल के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू पुट करेंगे। अब दोनों साइड जोड़ेंगे तो आपका एलएस साइड निकल के आएगा आपका 11.3 ग्राम और आपका इधर को यानी कि राइट हैंड साइड में निकल गया 11.3 ग्राम। तो दोनों की तरफ क्या है द्रव्यमान क्या है बराबर है। ये तो ये क्रिया जो है एक सवाल है, ये क्या है आपका द्रव्यमान संचरण का नियम का पूर्ण पालन करती है। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम अनुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनमें वह मिलकर निर्मित हुआ है तथा इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होगा, फिर चाहे यह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा निर्माण किसी भी पद्धति द्वारा किया गया हो। तो एग्जाम्पल समझेंगे, इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट क्या है स्थिर अनुपात का नियम। आपको दे रखा 18 ग्राम H2O इक्वल 16 ग्राम ऑक्सीजन के थ्रू प्राप्त हुआ है प्लस 2 ग्राम हाइड्रोजन, आपका निकल के आया आपका 18 ग्राम H2O। तो क्या है M यानी द्रव्यमान ऑफ हाइड्रोजन और द्रव्यमान ऑफ ऑक्सीजन। तो दो अणु क्या है 2 ग्राम किसका लिया गया भाई हाइड्रोजन का द्रव्यमान लिया गया है और 16 ग्राम किसका ऑक्सीजन का। तो कहने का मतलब स्थिर अनुपात का नियम क्या है कि सदैव क्या है जिसके जो तत्व हैं वो क्या है सदैव स्थिर रहेंगे, चाहे द्रव्यमान किसी भी यानी 18 हो या 36 हो या 9, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। पर क्या है इसका जो द्रव्यमान है द्रव्यमान स्थिर रहने से मतलब नहीं है, बट क्या तत्व जो होंगे योग होंगे तत्व जो होंगे वो सदैव स्थिर रहेंगे। तो यही क्या है स्थिर अनुपात का नियम है। 18 ग्राम H2O 16 ऑक्सीजन लिया, इसमें 2 हाइड्रोजन्स के माध्यम से क्या है 2/16 यानी कि 1/8 ये काट के दे रखा है इसमें। तो 18 ग्राम H2O आपको दे रखा है। दूसरा एग्जांपल 36 ग्राम H2O, तो क्या है 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया है और 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया है इसमें। तो इसको क्या है 36 ग्राम क्या है H2O निकला है। तो इसमें क्या है द्रव्यमान संचय का नियम नहीं है, देखिए द्रव्यमान इसका क्या है टोटल है तो 36 ग्राम, द्रव्यमान संचरण भी इसका नियम लागू है। बट क्या है H2 यानी जो तत्व चाहे कितनी भी कैटेगरी से बनाया जाए, कितना भी ज़्यादा मात्रा है कम मात्रा में बनाया है, बट क्या है उस तत्व को बनाने के लिए यौगिक बनाने के लिए उन्हीं तत्वों का यूज होगा, चाहे वह ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो देखा 32 ग्राम और क्या आपको दे रखा 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो मैं क्या है पानी बनाने के लिए आपके लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्वों का यूज होगा। और आपका एक और दे रखा है 0.9 ग्राम H2O और 0.8 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो आपके लिए 1/18 है। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट है ऊपर प्रस्तुत उदाहरण H2 को अलग अलग द्रव्यमानों वाले H2O के नमूनों को लिया गया है, पर उन सबसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदा 1:8 ही निकला है। क्या है रेशियो उसका क्या है, तो यही तो है स्थिर अनुपात का नियम। तो क्या है इसमें क्या है चाहे वह द्रव्यमान जो है किसी क्षण में ले आएगा, उसका जो अनुपात होगा रेशियो जो होगा 1/8 क्या है तीनों का रेशियो क्या समान आया है इसमें। तो यही क्या आपका स्थिर अनुपात का नियम है। आपका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है
एग्जाम्पल क्या है, यदि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अनुपात क्या है, 1:8 है कि द्रव्यमान अनुपात अनुसार अविकृत होकर जल का संचयन करते हैं। यदि जहाँ 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली गई है तब ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान इस हाइड्रोजन गैस से अविकृत हो जल का संचय करेगा, यानी M/M यानी कि M4 और ऑक्सीजन इक्वल तो 1/8 क्या है, इसका रेशियो है, प्रोत्साहन जल के लिए है ये। तो अपितु MH इक्वल 3 ग्राम हाइड्रोजन प्रश्नानुसार और 3/M क्या है, ऑक्सीजन 1/8 दे रखा है। तो आपका ऑक्सीजन का द्रव्यमान पूछा गया है तो M ऑक्सीजन 24 ग्राम होगा, ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या है 24 ग्राम निकलेगा। अब क्या है, सवाल के अकॉर्डिंग लगाना है। तो भाई ये जो है इसमें क्या है, ज़रा कन्फ्यूजन है इसमें, M4 नहीं है, M हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन M4 क्या है, हाइड्रोजन है आपका, और हाइड्रोजन की वैल्यू 3 ग्राम दे रखी है इसमें, और आपको वैल्यू पुट करनी है अनुपात रेशियो में। तो हमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालने को कहा गया है यहाँ पर। तो आपको ऑक्सीजन का निकल के आया 24 ग्राम ऑक्सीजन का और 3 ग्राम हाइड्रोजन, तो इसका टोटल कितना होगा 27 ग्राम संचयन करेगा। और आपका ऐसी बात, आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्तन अनुपात के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है 9th क्लास का। ये टॉपिक क्या है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, रसायन संयोग के नियम पर आधारित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संचयन का नियम, स्तन अनुपात का नियम के सिद्ध करता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अंश हम पढ़ेंगे इसमें। तो नंबर फर्स्ट दरकार इसमें सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं। और सेकंड बात कहते हैं, डाल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही उसका इसमें विनाश होता है। ये अंश द्रव्यमान संचय के नियम को सिद्ध करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है भाई, नेक्स्ट जो पॉइंट है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। और चौथा प्रॉपर्टी जैसे कि विभिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। और पांचवी प्रॉपर्टीज कह रही है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। यह अंश स्तर अनुपात का नियम को सिद्ध करता है। और छठी प्रॉपर्टीज है इनकी, किसी भी यौगिकों में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एक प्रकार की निश्चित होती है। तो ये क्या आपका परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद कर लेने के लिए। और उसके बाद क्या है परमाणु, इसके सप्ताह हेडिंग्स परमाणु क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो परमाणु क्या है भाई, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का एक सूक्ष्मतम भाग है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। परमाणु तत्व के सूक्ष्म भाग है जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता। सबसे सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु त्रिज्या 0.37 × 10⁻10 मीटर या फिर 0.037 नैनोमीटर होती है, जहां 1 नैनोमीटर पावर क्या है आपकी 10⁻10 मीटर होते हैं। IUPAC क्या है, तो क्या है आपका परमाणु क्या है, परमाणु को ध्यान से समझें। परमाणु भी आपके चैप्टर के हिसाब से अकॉर्डिंग क्या है अच्छा टॉपिक है। परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्म भाग है जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों को बदले क्या है अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। परमाणु तत्व क्या है सूक्ष्म भाग है जो कि शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जाता है। और क्या है हाइड्रोजन परमाणु का सबसे छोटा परमाणु है, उसका जो त्रिज्या होती है 0.37 × 10⁻10 मीटर होती है। और जो क्या 1 नैनोमीटर क्या है आपका 10⁻10 मीटर होता है। और भाई IUPAC आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके पेपर में, तो क्या IUPAC का पूरा नाम, तो IUPAC का पूरा नाम जान लें। तो IUPAC के थ्रू आपको तत्व पढ़ने हैं। IUPAC ने किस प्रकार तत्वों का चिन्ह क्या है लोगो दिए हैं। तो IUPAC का नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है UPAC का पूर्ण नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा स्वीकृत तत्वों को चिन्ह दे रखा है UPAC। तत्व क्या है एल्यूमिनियम, तो कुछ आपके 9th लेवल के हिसाब से कुछ तत्व दे रखे हैं टेबल में। तो क्या एल्यूमिनियम तत्व Al होता है इसका
परमाणु यानी सॉरी चिन्ह लोगो हो गया, एल्यूमिनियम का Al होता है, आर्गन जो है Ar होता है, ब्रोमीन का आपका Ba होता है और कैल्शियम का आपका Ca और क्लोरीन का Cl। इस प्रकार आपका और भी पढ़ सकते हैं। नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O होता है। सभी आपको याद करने हैं, आपकी टेबल 9th क्लास की NCERT में ये टेबल दे रखी है आपके लिए। तो भी क्या है, ये तत्व में और उनके क्या है एलिमेंट के आपके लोगो दे रखे हैं, किस प्रकार शो करते हैं। अभी कह रहा है किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। 1961 में क्या वर्ष में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई या यूनिट को परमाणुओं के द्रव्यमान का मापक माना। तो इसके बाद क्या है, IUPAC पद्धति ने क्या है परमाणु द्रव्यमान की इकाई या यूनिट्स को क्या परमाणु द्रव्यमान का मापक माना। और परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है इसके बारे में जानेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग्स क्या है, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक यानी 1/12 वे हिस्से के द्रव्यमान को बराबर होता है। यानी परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो होती है, यूनिट जो होती है, कार्बन 12 यानी समस्थानिक के 1/12 हिस्से के द्रव्यमान के बराबर क्या है परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है। इसी प्रकार आपने क्या परमाणु द्रव्यमान की इकाई जाना। इसी प्रकार नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो विद्या रखा है इसमें 1 माइक्रोन इक्वल 1/12 इंटू C⁻12 एक समस्थानिक द्रव्यमान है। आपको ये भी याद करना है 1 माइक्रोन इक्वल 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम क्या है समस्थानिक द्रव्यमान है कार्बन। ये इसको इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1/12 इंटू C⁻12। इसका जो सॉल्यूशन मान है इसका 1 माइक्रोन का तो इक्वल 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो भाई हाइड्रोजन को इन तोला है तराजुओं की तरह इसमें। तो ये हाइड्रोजन का परमाणु यानी 1 माइक्रोग्राम और 12 यानी का 1/2 C12 और क्या है इसमें का 1 माइक्रोन का हिस्सा है। और आपका नाइट्रोजन दे रखा है इसमें, नाइट्रो का एक परमाणु है आपका। और क्या है नाइट्रोजन का 14 क्या है परमाणु भार होता है। तो 1/C⁻12 से तोलेंगे तो ये 14 माइक्रोन बराबर होता है। इसी प्रकार इसी तरह से क्या है इन्होंने क्या है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को रखा है। तो हाइड्रोजन का दे रखा है सबसे पहले 1 माइक्रोन होता है हाइड्रोजन का। और बात करेंगे कार्बन की तो क्या है आपका 12 माइक्रोन और 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है आपका 1.666 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसमें गुणा कर देंगे तो कार्बन का क्या है द्रव्यमान निकल कर आएगा। और इसी प्रकार नाइट्रोजन का दे रखा है हमें 14 माइक्रोन। इसी प्रकार और भी सारे इसमें दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं इनके लिए। इसी प्रकार नेक्स्ट हेडिंग पे जाएंगे, परमाणु किस प्रकार आस्ते में रहते हैं। तो भाई इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है। तो क्या है परमाणु किस प्रकार आस्ते में रहते हैं। तो इसका बिंदु है पहला, ज़्यादा तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। कहने का मतलब है अधिकतर जो तत्व होते हैं अभिक्रियाशील नॉन रिएक्शनेबल होते हैं, यानी कि अभिक्रियाशील होने के कारण क्या है मुक्त अवस्था में नहीं पाते। और सेकंड बात है केवल निष्क्रिय गैसों के परमाणु ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, हीलियम, नियॉन और आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडियन। तो क्या है ये गैसें के उदाहरण हैं कुछ जो कि मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। निष्क्रिय गैस क्या है, निष्क्रिय गैसों के परमाणु को छोड़ अन्य ज़्यादातर तत्वों के परमाणु या तो अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर आयंस के रूप में पाए जाते हैं। तो आपके लिए क्या है आपको बताया केवल निष्क्रिय गैस के परमाणु क्या है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। बट और तत्व जो एलिमेंट हैं वो क्या है आपके अभिक्रियाशील रहते हैं, इसलिए क्या है मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। इसी प्रकार नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब क्या भाई परमाणु का आयन यानी आवेशित यानी चार्ज के हिसाब से क्या दो भागों में डिवाइजन किया है इसका। तो परमाणु का भाई आयंस के रूप में और अणु के रूप में। तो क्या है कुछ परमाणु जो थे आयन के रूप में डिवाइडेशन होता है और कुछ अणु के रूप में क्या है आवेश रहित होता है, अणु में बढ़ जाते हैं। तो आयंस और अणु भाई आयंस आवेशित होते हैं और भाई अणु जो होते हैं भाई आवेश रहित होते हैं। सबसे पहले अणु पढ़ेंगे। अणु क्या है, किसी अणु का निर्माण दो या उससे अधिक परमाणु के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। सबसे पहली बात क्या है अणु का निर्माण जो होता है दो या उससे अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने से होता है। सेकंड बात है अणु तत्वों को छोड़ किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और वह उस पदार्थ के सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है। जैसे H2O अणु जल की संपूर्ण गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। और आपके नेक्स्ट क्या राइट आपका किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार
के परमाणु के बीच रासायनिक बंध के कारणवश हो सकता है। और आपका चौथा प्रॉपर्टी, इस आधार पर अणुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। आपका अणुओं को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तरह के परमाणु निर्मित और विभिन्न भिन्न परमाणुओं से निर्मित। यानी कहने का मतलब अणुओं को दो तरह से बांटा है, यानी एक ही तरह के एलिमेंट्स बनाकर एक अणु का निर्माण करते हैं। तो यानी O2 N2SO3 S8 और PO4 यानी कि O + O = O2 बना दिया गया है। यानी एक ही तरह के परमाणु का यूज किया गया है अणुओं में बनाने के लिए। और क्या विभिन्न भिन्न परमाणुओं का यूज किया है, तो क्या H2O CO2 NaCl। तो यह एक H2O क्या है, S के दो हाइड्रोजन के क्या है दो परमाणु ले गए, ऑक्सीजन के क्या है एक परमाणु ले गए, तो अब आपको H2O प्राप्त हुआ है। और आपको CO2 में इस प्रकार से क्या है विभिन्न भिन्न परमाणुओं की निर्मित ये क्या है यौगिक हैं, जो कि अणु का भी एक उदाहरण है। तो क्या है अलग भिन्न भिन्न तरह के परमाणु से निर्मित ये तत्व हैं, एलिमेंट यौगिक हैं। और आपके बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग सी, परमाणुकता। परमाणुकता क्या होती है, किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है, कहते हैं। यानी किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। नंबर क्रमांक 7, तत्व परमाणुकता क्या है, तो भाई आर्गन की परमाणुकता होती है एक परमाणु की, यानी कि आर्गन की परमाणुकता होती है भाई एक परमाणु है। और भाई हीलियम क्या है एक परमाणु है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ध्रुव परमाणु है कि O2, यानी O में दो परमाणु जुड़े हैं इसलिए क्या है दो परमाणु बोल सकते हैं, इसके लिए ध्रुव परमाणु है। और आर्गन गैस में क्या है AR, तो आर्गन जो है आपकी एक परमाणु है। इसी प्रकार हीलियम He, तो हीलियम का एक परमाणु है, बट क्या है ऑक्सीजन को लिखते समय O2 लिखते हैं, तो ऑक्सीजन जो आपकी ध्रुव परमाणु है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्या है हाइड्रोजन में क्या है दो हाइड्रोजन लगे तत्व बनकर क्या है आप एक अणु बनाते हैं हाइड्रोजन का। तो H2H + H = H2 लिख सकते हैं इसके लिए। तो H2 यानी H2 जो है हाइड्रोजन दो परमाणु है। फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस यानी P4 दे रखा है इसमें, P4 ये रखा है फार्मूला फास्फोरस का। तो फास्फोरस जो है चतुर परमाणु है। और सल्फर की बात करें तो बहु परमाणु है, यानी सल्फर में क्या है सल्फर क्या है 4 से अधिक होता है, यानी कि 8-5 में होता है। अलग अलग नाम होते हैं इनके लिए 8-6 8-7 और 8-8, तो क्या यानी बहु परमाणु का उदाहरण है एक सल्फर। और भी क्या है रासायनिक सूत्र किस प्रकार क्या है, रासायनिक सूत्र की हेडिंग है अगला हेडिंग जो है रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो रासायनिक सूत्र जो है किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र या उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। आप अगले पेज पे जाएंगे और आगे और पढ़ेंगे इस रासायनिक सूत्र के बारे में। और कह रहा है भाई रासायनिक सूत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, तो रासायनिक सूत्र की विशेषता होती है रासायनिक सूत्र के संघटकों की संयुक्तताएं या आवेश बराबर होने चाहिए। यानी रासायनिक सूत्र जब लिखेंगे तो आपके लिए संगठनों की संयुक्तताएं होती है, यानी बैलेंसी जो होती है, और चार्ज क्या है बराबर होने चाहिए। और भाई रासायनिक सूत्र लिखते समय क्या है धातु या अधातु यौगिकों की रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है और अधातुओं को बाद में लिखा जाता है। ये रासायनिक सूत्र लिखने की महत्वपूर्ण विशेषता है, प्रॉपर्टीज है। यानी कि रासायनिक सूत्र लिखते समय क्या है धातुओं को पहले लिखा जाता है और अधातुओं को बाद में लिखा जाता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड और कॉपर ऑक्साइड। तो क्या इसमें क्या है सबसे पहले धातुओं को लिखाया गया है और उसके बाद अधातुओं को। तो बहुपरमाणुक आयन के रासायनिक सूत्र आने की स्थिति में इस आयन की ब्रैकेट में रखा जाता है, फिर संयोजक आवेश को ब्रैकेट के नीचे लिखा जाता है। तो क्या है कुछ ऐसे रासायनिक बहुपरमाणुक आयन्स होते हैं, इनके लिए क्या ब्रैकेट के रूप में यूज करके लिखते हैं। तो आपको उदाहरण दे रखा है इसमें CaOH का होल ट्वाइस और NH4 का होल ट्वाइस SO4। ये क्या है इनका बड़े सूत्र हैं आयन, इनका आयन का यूज हुआ है इसलिए क्या है इनको लिए ब्रैकेट में लिखा गया है। और आपके ये दे रखा है आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, किसी भी एक अणु की उपस्थिति परमाणुओं के द्रव्यमानों के जोड़ के आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। कहने का मतलब है किसी भी एक अणु के उपस्थित परमाणु के द्रव्यमानों के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है। यानी कि H2 का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान दे रखा है 2 हाइड्रोजन इंटू 4 का द्रव्यमान, यानी कि +1 इंटू 0 द्रव्यमान। तो क्या हाइड्रोजन का द्रव्यमान दे रखा है आपके लिए 18 माइक्रोन। तो क्या है इसका क्या है इसका जोड़ करके आपके लिए लिया जाता है, तो वो आपका आणविक द्रव्यमान कहलाता है इन सूत्र का। और भाई सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है, सूत्र इकाई द्रव्यमान जो है
किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग होता है। और दे रखा है सूत्र द्रव्यमान। एक आणविक द्रव्यमान में केवल अंतर यही है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। आपको दे रखा है NaCl, यानी सूत्र इकाई द्रव्यमान है NaCl का द्रव्यमान 1, यानी कि 1 सोडियम का, और सोडियम आयन पॉजिटिव है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है, द्रव्यमान प्लस सोडियम लेंगे Cl का द्रव्यमान Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो भाई सोडियम जो है 23 होता है, इसका द्रव्यमान जो था 23 होता है। 1 सोडियम का परमाणु लिया गया है, प्लस क्लोरीन की बात करें तो 35.5, और इनको जोड़ेंगे तो भैया 58 माइक्रोन। तो क्या है सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। चार्ज भी होता है इस पर, क्या है जो चार्ज है यानी पॉजिटिव, तो है तो क्या है ये सूत्र इकाई द्रव्यमान है। इसी प्रकार रासायनिक सूत्र के लिखने के नियम से कुछ। सबसे पहले तत्वों के परमाणु को चिन्ह लिखा जाता है, यानी कि सबसे पहले रासायनिक सूत्रों को लिखते हैं तो सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है। कहने का मतलब है आपकी केमिस्ट्री 9th क्लास के हिसाब से क्या है आपका चैप्टर के माध्यम से आगे जब क्लास में जाएंगे, क्लास 11th 12th, तो वहाँ भी क्या सूत्र डायरेक्ट देखने मिलेंगे। अपनी हैंड से ही आपकी जड़ मजबूत होगी और आपको किस प्रकार से सूत्रों का यूज लिख से हैं, किस प्रकार से क्या है सूत्रों को किस प्रकार से लिखते हैं और किस बैलेंस के हिसाब से, और भाई आयन्स धातुओं के हिसाब से किस प्रकार से उसे सेट करते हैं। तो यह रासायनिक सूत्र लिखने के कुछ नियम जो है, सबसे पहले तत्वों को परमाणु चिन्हों को लिखा जाता है, तो आपने ये पढ़ा। और उसके बाद क्या है, अब इन चिन्हों के नीचे इनकी संयुक्ता को लिखा जाता है, बैलेंसी। और इसके बाद है अब संयोजित परमाणुओं की संयुक्ता यानी बैलेंसी को क्रॉस किया जाता है और कहते हैं परमाणु स्वरूप। परिणाम स्वरूप पहला परमाणु दूसरे परमाणु को संयुक्ता ग्रहण करता है, दूसरा परमाणु पहले वाले परमाणु संयुक्ता ग्रहण करता है। कहने का मतलब है पहला वाला दूसरे की बैलेंसी को क्रॉस यानी कि बैलेंसी को ग्रहण करता है, और दूसरा वाला पहले की बैलेंसी को ग्रहण करता है, और पहला वाला दूसरे की। तो क्या है एक दूसरे की बैलेंसी को दूसरे क्या है बैलेंस करते हैं। और नेक्स्ट कह रहा संयुक्ताओं के क्रॉस करके रासायनिक सूत्र तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार आपने पढ़ा रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। तो इसी पर अगले पेज पर जाएंगे और आगे पढ़ेंगे। इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं। पहला उदाहरण है हाइड्रोजन H। तो क्या है हाइड्रोजन में आपका 2 बैलेंसी है, हाइड्रोजन का 1 बैलेंसी और S का आपका 2 बैलेंसी आपको क्रॉस कर बताया। तो क्या है आपने रासायनिक सूत्र लिखने के नियम से पढ़ा। हाइड्रोजन का सल्फर जो ऑक्सीजन के बैलेंसी क्रॉस करेगा, सल्फर जो है आपका हाइड्रोजन की बैलेंसी क्रॉस होगा, तो फार्मूला होगा आपका H2S बनेगी, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। आपका एक और जरा उदाहरण 2 उदाहरण पढ़ेंगे। C और O यानी कार्बन का 4 बैलेंसी है और ऑक्सीजन का 2 है, और इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई तो आपका कार्बन जो है 2 को लेगा और ऑक्सीजन 4 को लेगा। तो इसका फार्मूला बनेगा C2O4, या फिर कह सकते हैं इसके लिए 2 बाहर कॉमन लेके निकालेंगे तो क्या है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या है इस प्रकार क्या है बैलेंसी एक दूसरे का ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट बिंदु है आपका आयंस क्या होते हैं। तो भाई आयंस क्या होते हैं। आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है। आयंस जो होता है एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश यानी चार्ज या धनात्मक या ऋणात्मक यानी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज अवश्य उपस्थित होता है। धनावेश आयन के कुछ उदाहरण Na पॉजिटिव है, पोटेशियम पॉजिटिव, कैल्शियम पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो यानी कि क्या है ये पॉजिटिव चार्ज हैं। और ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले हैं कुछ Cl नेगेटिव, SO2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और SO4 नेगेटिव। तो क्या है ये क्या है आयंस इन पर क्या है। तो क्या कहने का मतलब एक परमाणु या परमाणु का समूह जो होता है जिसमें कुछ आवेश या धनात्मक नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो क्या आवेश से उपस्थित, तो इनके आयंस कहते हैं। तो आपने उदाहरण पढ़े। तो आयंस को भी क्या है 2 वर्गों में बांटा गया है, सरल आयंस और यौगिक आयंस। तो सरल आयंस को क्या है सिंपल आयंस जो होते हैं आवेशित परमाणु कण, और यौगिक आयन की बात करें तो आवेशित परमाणुओं का समूह। यानी कि ये कहने का मतलब है सरल आयन जो होते हैं आवेशित परमाणु कण होते हैं, और यौगिक आयन जो होते हैं आवेशित परमाणुओं का समूह होते हैं। और आपको उदाहरण में दे रखा है Mg2 पॉजिटिव यानी कि मैग्नीशियम आयन है, ये इसका आवेशित परमाणु का कण है, इसे कण कहेंगे Mg2 पॉजिटिव। Cl नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्या है इसे क्या कहेंगे क्लोराइड आयन कहेंगे इसका, और ये क्या है आवेशित परमाणु कण। अब बात करें भाई यौगिक आयन और आवेशित परमाणुओं का समूह। तो समूह में क्या है दो एलिमेंट जुड़े होते हैं। इसमें क्या Mg अकेला है, Cl नेगेटिव अकेला है,
तो क्या आवेशित परमाणु का कण है ये। और भी इसमें दे रखा है भाई NH4 पॉजिटिव, यानी कि नाइट्रोजन का भी इसमें हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे बोलेंगे एमोनियम आयन। और इसमें क्या है CO3 2 नेगेटिव, तो क्या है कार्बोनेट आयंस बोलेंगे इसीलिए, क्योंकि बोलेंगे इसके लिए क्योंकि आवेशित परमाणु का समूह है इसमें, तो कार्बन का समूह है और ऑक्सीजन का समूह है। इस पर आपने ये टॉपिक्स पढ़ा आयंस का। इसके बाद जानेंगे अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या रहा है आपका आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र। तो यौगिक आयन क्या है, यौगिक का आयन के जो रासायनिक सूत्र किस प्रकार लिखते हैं, तो आपका सोडियम कार्बोनेट। तो Na यानी कि बैलेंसी क्या है इसकी प्लस पॉजिटिव, एक पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज है इस पर, और इसकी बैलेंसी क्या है +1 बोलते हैं इसके लिए। बैलेंसी सदैव प्लस या माइनस का चिन्ह आगे लगाकर शो की जाती है। और क्या है CO3 यानी -2 इसमें बैलेंसी है। तो N2CO3 सोडियम कार्बोनेट फार्मूला लग गया, क्योंकि आपको पहले ही पढ़ चुके हैं रासायनिक सूत्र समय करते समय क्या है बैलेंसी एक दूसरे की क्रॉस होती है, यानी कि पहला वाला क्रॉस दूसरे की बैलेंसी को ग्रहण करता है और दूसरा वाला पहले की। इस प्रकार फार्मूला बनेगा आपका Na2CO3। और आपका एक फार्मूला और पढ़ेंगे इसका आवेशित यानी आयनों को यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने का, तो एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम क्या है एल्यूमिनियम, और पॉजिटिव चार्ज से क्या है 3 यानी बैलेंस ही नहीं आपका। तो भी +3 क्या है इस पर चार्ज है एल्यूमिनियम, और या फिर बैलेंसी कह सकते हैं इसके लिए। और SO4 नेगेटिव है, इसका जो SO2 का -2 आयन जो है इस पर आयन है, नेगेटिव चार्ज है -2 का, तो एक दूसरे की बैलेंसी बोल सकते हैं इसके लिए, आयंस बोल सकते हैं। तो ये अब क्या क्रॉस करेंगे, इसके लिए जब क्रॉस करेंगे तो Al2SO4 का हॉल्ट्राइज एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा। इसी प्रकार आपको अन्य फार्मूला भी जैसा ही इनको पढ़ सकते हैं इसके। इसी प्रकार क्या है अब पढ़ के बात करेंगे भाई मोलर द्रव्यमान क्या है। तो मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणों के द्रव्यमान का जोड़ होता है, यानी कहने मतलब है मोलर द्रव्यमान जो होता है किसी पदार्थ के 1 मोल के कणों के द्रव्यमान का जोड़ होता है, कहने का मतलब है यानी मोल द्रव्यमान इक्वल 1 मोल पदार्थ के कणों का द्रव्यमान, यानी मोलर द्रव्यमान का वैल्यू जो होता है 6.022 × 10⁻23 पदार्थों के कण के योग के बराबर क्या होगा 1 मोलर द्रव्यमान के वैल्यू जो होता है 6.022 × 10⁻23 पदार्थों का कण का द्रव्यमान। कहने का मतलब है एक आपने आपके क्या है 1 दर्जन में क्या होता है 12 किलो होते हैं। इसी प्रकार 1 मोलर द्रव्यमान में क्या है 6.022 × 10⁻23 पदार्थ के कणों के द्रव्यमान होता है। उदाहरण के लिए पढ़ेंगे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 माइक्रोग्राम होता है, माइक्रो होता है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु आपने पढ़ा। आगे क्या है आपने हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान जो है 1 माइक्रोन है, जबकि इसका मोलर द्रव्यमान की बात करें तो 1 ग्राम मोल होता है, यानी कि 1 ग्राम मोल होता है। और नेक्स्ट है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन का परमाणु आपने पढ़ा 14 माइक्रोन, जबकि इसका मोलर द्रव्यमान की बात कराएं तो भाई 14 ग्राम मोल होता है, यानी कि माइक्रोन से यानी कि मोलर द्रव्यमान बात करेंगे तो ग्राम मोल होगा। CS8 की बात करेंगे मोलर द्रव्यमान आपका 8S का द्रव्यमान होगा 8 × 32 256 ग्राम होगा। इसी प्रकार आप बात करेंगे अब मोल संकल्पना क्या होती है। तो मोल संकल्पना में क्या है मोल जो होता है 6.022 × 10⁻23 क्या है इसमें कण होते हैं, परमाणु अणु या आयंस का समूह होता है। इसमें 1 मोल बराबर होता है आपका 6.022 × 10⁻23 कणों की संख्या। 1 मोल परमाणु जो होता है 6.022 × 10⁻23 परमाणु भी हो सकते हैं। 1 मोल अणु बराबर यानी कि 6.022 × 10⁻23 अणु भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 1 मोल ऑक्सीजन है तो 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु। इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और आगे पढ़ेंगे क्या है इसे पढ़ेंगे 6.022 × 10⁻23। तो क्या है इसके लिए मोल संकल्पना इसकी जो खोज की थी भाई मोल संकल्पना की जो खोज की थी अवगाद्रो यानी अवगाद्रो एक वैज्ञानिक थे इन्होंने की थी। तो इसको ये क्या है 100 जो वैल्यू है इसको अवगाद्रो संख्या भी कहते हैं। और इसका कह रहा है 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान उसके ग्राम में तोलित परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे इस चैप्टर से। तो मोल की संख्या दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर
द्रव्यमान यानी कि संख्या ज्ञात करेंगे n इक्वल m अपॉन n कह सकते हैं। इस m यानी कि ये फार्मूला जो है आपका यहाँ तक चलेगा, यानी मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोल द्रव्यमान n इक्वल m अपॉन m। अब भाई मोल की संख्या की बात करें तो भाई n इक्वल दिए गए कणों की संख्या अपॉन 6.022 गुणा की पावर 23 n अपॉन n की पावर n 0 बोल सकते हैं इसके लिए, या फिर कह सकते हैं m अपॉन m बड़ा कैपिटल M इक्वल n अपॉन n। तो आपने पढ़ा m इक्वल n इंटू m अपॉन n 0, यानी क्या है, एक मोल की संख्या निकालने के फार्मूले हैं। ये आपका किसी योग में मौजूद परमाणु का प्रतिशत उक्त तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का द्रव्यमान इंटू 100, इस फार्मूले से क्या निकालेंगे। 4 फार्मूले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। मोल की संख्या का फार्मूला लिखा आपने, मोल की संख्या का दूसरा फार्मूला है कणों की संख्या दे रखी है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और द्रव्यमान दे रखा है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और भैया दोनों सवाल रख के तो आपके ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और टोटल फार्मूला ये है आपका इस प्रकार। तो भाई और परसेंटेज निकालने का फार्मूला ये है आपका उक्त तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का द्रव्यमान इंटू 100। और प्रश्न में दे रखा आपका ये एग्जांपल कर लेते हैं, यानी 2.2 ग्राम लोहे के हिस्से में उपस्थित लोहे के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। लोहे का परमाणु द्रव्यमान 564 है। एक तो गैस में दे रखा आंसर, सॉल्यूशन पहले से हो रखा है सवाल। तो एक मूल लोहा जो Fe 256 ग्राम दे रखा है क्वेश्चन के तहत 56 ग्राम। तो भाई 56 ग्राम क्या है, लोहे का क्या है, परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान क्या है लोहे का 56 ग्राम। कोई टेंशन ना लें, क्या है ये वैल्यू आपकी 9th लेवल के हिसाब से क्या है, पेपर की लास्ट पेज पे आपके लिए दे रखी हुई, 2 ही रखे होंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। और एक मोल लोहा, तो एक मोहल्ला का जो मान होगा इसका, आपने मोल संख्या की बात करें तो 6.022 गुणा 10⁻23 लोहे के परमाणु। और भाई 56 ग्राम लोहा, तो भाई 56 ग्राम लोहा है तो इससे भाग देंगे इसकी 56 ग्राम, और इंटू लोहे के परमाणु की बात करें तो लोहे के परमाणु जो है वही 2.2 ग्राम, इसकी वैल्यू लगाएंगे तो ये 2.2 ग्राम लोहा में इक्वल 6.022 गुणा 10⁻23 गुणा 2.8 अपॉन 56। तो इसको जब भाग देंगे तो भाई इसमें जो लोहे के परमाणु की संख्या निकलेगी 3.011 गुणा 10⁻22 लोहे के परमाणु होंगे इस 56 ग्राम द्रव्यमान में। तो भाई नेक्स्ट उदाहरण दे रखा है इसमें एक और, यदि किसी पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान 5.322 गुणा 10⁻−23 ग्राम है, तो इस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो भाई पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान जो है आपका दे रखा है इसमें 5.32 गुणा 10⁻−23 ग्राम है, और इसको आपको पता है मोल द्रव्यमान जो होता है आपका 6.022 गुणा 10⁻23 अणुओं के द्रव्यमान। तो इसका जो गुणा करेंगे इसमें और आपस में, तो आपका 32 ग्राम क्या है